गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो आज का जो लेक्चर है उसके में हम अशोका के जो उसके अभिलेख हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी सरफेस क्या थी या वो किस तरह के थे, उन सब की स्टडी हम लोग। तो इस वाले में हम पढ़ेंगे इनका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्ट्स, यानी कि वो किस पे हैं, पिलर पे हैं या केव्स में हैं या किस पे हैं, उनकी लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषा में अशोक के इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, डेसिफरमेंट यानी कि उनको किसने पढ़ा और कब पढ़ा गया है, और उन एडिक्ट्स का कंटेंट क्या है, यानी कि जो भी ये अभिलेख हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, राजा की आज्ञाएं हैं या धर्म संबंधी हैं या उनका कंटेंट क्या है। सबसे पहले है इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो जो अशोका के एडिक्ट्स, द अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट हिज पर्सनैलिटी एंड इवेंट्स ऑफ हिज रेन, यानी कि अशोक का व्यक्तित्व कैसा था और उसके जो शासन काल है उसकी विभिन्न घटनाएं हैं उसके बारे में हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जो अधिकतर जो इसके इंस्क्रिप्शन थे उनका जो नेचर है वो ये है कि वो अपना जो भी इच्छाएं हैं पब्लिक के लिए वो उसमें बताया है उसने कि वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और बहुत थोड़े से इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिसमें उसने बताया है कि उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है और उसका संघ के साथ रिलेशन कैसा है। In 1837, James Prinsep first time deciphered his inscription and identified that Ashoka is the author of these edicts. यानी कि जो ये इंस्क्रिप्शन हैं उनको पढ़ने वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो है जेम्स प्रिंसेप। इसने पहली बार इनको पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये इंस्क्रिप्शन जो लिखे गए हैं वो अशोक के द्वारा लिखे गए हैं, जिसकी एक उपाधि भी थी पियदस्सी। Classification of these edicts. The edicts are classified according to surfaces on which they have been inscribed. They can be rocks, pillars और caves. यानी कि जो उसके इंस्क्रिप्शंस हैं वो या तो शिलाओं पर हैं या स्तंभों पे हैं या फिर गुफाओं में हैं। तो हम उनको जो क्लासिफाई करते हैं वो ऐसे करते हैं: मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स। अब इनको अगर अपन हिंदी में क्लासिफाई करना चाहें तो ये है दीर्घ शिलालेख, फिर लघु शिलालेख, फिर हुआ दीर्घ स्तंभलेख, फिर हुआ लघु स्तंभलेख। इस तरीके से इनको हिंदी में क्लासिफाई किया जा सकता है। किस भाषा में लिखे गए थे? तो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर द मगधी लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज यूज्ड, यानी कि अशोक का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के जो पूर्वी भाग में हमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उन इंस्क्रिप्शंस की जो लैंग्वेज है वो है मगधी, और जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो स्क्रिप्ट है इसकी ब्राह्मी। मगधी इज द डायलेक्ट ऑफ प्राकृत फाउंड इन मगधा, यानी कि जो प्राकृत लैंग्वेज है उसी की एक बोली है मगधी। और जो मौर्यन एम्पायर के जो भी अशोक उसका साम्राज्य था उसके जो पश्चिमी भागों में जो भी मिले हैं, यानी कि राजस्थान की तरफ हुआ या गंधार की तरफ हुआ या पाकिस्तान की तरफ हुआ, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो उनकी लैंग्वेज तो प्राकृत है लेकिन जो उनकी स्क्रिप्ट है वो उनकी स्क्रिप्ट है खरोष्ठी। मेजर रॉक एडिक्ट 13 contains an extract in Greek and Aramaic, यानी कि जो दीर्घ शिलालेख 13 नंबर का जो है उसके अंदर ग्रीक और आरामाइक
इनका लैंग्वेजेस का भी यूज है। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि इन इंस्क्रिप्शंस का जो कंटेंट है वो क्या है। द माइनर रॉक एडिक्ट्स and minor pillar edicts are very religious in their content. They mention extensively the Buddha, the Sangha, Buddhism and Buddhist scriptures. यानी कि अब ये इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है जो लघु शिलालेख है और जो लघु स्तंभ लेख हैं उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो रिलीजियस है, यानी कि धर्म से संबंधित है। तो वो धर्म यानी कि किसके बारे में हुआ? बुद्ध के बारे में हुआ, जैसे निगली सागर इंस्क्रिप्शन है, संघ के बारे में हुआ, बुद्ध धर्म के बारे में हुआ, और बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है। जैसा कि बैराट का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। The major rock edicts and major pillar edicts are essentially moral and political in nature. यानी कि जो दीर्घ शिलालेख और दीर्घ स्तंभ लेख हैं उनका जो नेचर है वो सारे पॉलिटिकल नेचर है, या तो मतलब जो राज्य से रिलेटेड जो भी हैं वो उसके अंदर आज्ञाएं हैं, और मॉरलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका इनमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो उनमें कभी भी बुद्ध या बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उनसे रिलेटेड उसमें कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मेंशन प्रॉपर बिहेवियर एंड नॉन वायलेंस अंडर द जनरल कंसेप्ट ऑफ धर्मा। यानी कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और अहिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरीके का जो है वो धर्म के अंदर दिया है। And they also focus on the administration of the state and positive relations with foreign countries as far as the Hellenistic Mediterranean of the mid-3rd century BC. इसके अलावा उसके अंदर जो वहाँ मौर्यन जो एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा हो, उसके बारे में उल्लेख है। इसके साथ ही साथ उस समय के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे पॉजिटिव रिलेशंस का भी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो लगभग mid-3rd century BC के आसपास। अब हम थोड़ा थोड़ा इन एडिक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट, इसमें है रॉक एडिक्ट फर्स्ट। तो रॉक एडिक्ट जो फर्स्ट है उसके अंदर उन्होंने जो एनिमल का स्लॉटर होता था, एनिमल्स को जो सेक्रीफाइस किया जाता था, उनको उस पर रोक लगा दी है, और एनिमल्स की किलिंग पे रोक लगाई है, और ऐसे फेस्टिवल्स जिनमें इन जानवरों को मारा जाता था उनको भी बैन कर दिया है। और ये उन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो महल है उसकी किचन है उसमें सिर्फ 2 पिकॉक और 1 डियर को ही मतलब मारा जाएगा और उनको काम लिया जाएगा। और धीरे धीरे उसने ये 2 मोर और 1 हिरण को मारने की जो प्रैक्टिस है उसको भी उसने बंद कर दी। अब मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड, इसके बारे में एनिमल्स की केयर की जाए, मनुष्य की केयर की जाए, और डिस्क्राइब्स द रिसिपिएंट्स एज द चोला, पांड्या, सत्यपुत्र एंड केरलपुत्र किंगडम ऑफ साउथ एंड ग्रीक किंग एंटियोकस सेकेंड एंड हिज नेबर्स। इसके अंदर किस किस का उल्लेख है? उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या नेबरिंग स्टेट्स हैं उसका उल्लेख है। तो उसके अंदर साउथ के 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड। मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड जो है वो उस अशोक का जो राज्यारोहण हुआ उसकी 12 साल बाद में उसमें वो लिखाया गया था। इसमें बोला गया है कि ब्राह्मणों के प्रति दया का भाव रखें, और ये कहा गया है कि जो युक्त और जो राजुक हैं वो उनकी किंगडम में हर 5वें साल पूरे किंगडम में वो भ्रमण करेंगे और अशोक की जो धम्म की नीति है उसको वो फैलाएंगे या लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। अब अशोक के समय में इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आ गया। युक्त होता था,
वो युक्त जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो था वो होता था। युक्त के बाद में फिर है प्रादेशिक। प्रादेशिक जो है वो जिले का मुखिया के तौर पे होता था। फिर है राजुक। राजुक जो है वो ग्रामीण का जो ऑफिसर है उसकी तरह नियुक्त किया जाता था। मेजर रॉक एडिक्ट फोर्थ, धम्म घोष इज आइडियल टू मैनकाइंड एंड नॉट द भेरी घोष। यानी कि धम्म का जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा उसमें ये कहा गया है कि भेरी घोष की जगह उसकी जो नीति है वो धम्म घोष की है। मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ, concerned about the policy towards slaves, he mentioned in this rock edict, every human is my child. Appointment of dharma matras is mentioned. यानी कि जो भी दास हैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए। और उसने जो उसका रॉक एडिक्ट है उसमें कहा है कि हर मनुष्य मेरा बच्चा की तरह है, यानी कि मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। और जो धर्म महामात्र की जो नियुक्ति की थी उसके बारे में भी इस एडिक्ट में गया है। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 6। इसमें ये है कि राजा ने इच्छा व्यक्त की है कि जो पब्लिक है उसकी कंडीशन कैसी है उसके बारे में राजा को समय समय पर बताया जाए। मेजर रॉक एडिक्ट 7, रिक्वेस्ट टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। उसके अंदर ये रिक्वेस्ट की गई है कि सब रिलीजन की तरफ एक जैसा व्यवहार हम करें। मेजर रॉक एडिक्ट 8, इसके अंदर अशोक ने जो फर्स्ट टाइम उसकी बोध गया और बौद्धि ट्री की जो धम्म यात्रा थी उसके बारे में बताया है। फिर जो मेजर रॉक एडिक्ट 9 है उसमें जो फालतू की सेरेमनीज हैं उनकी उसमें उसके लिए कंडेम किया है उसको और नहीं अपनाने के लिए कहा है। और जो धम्म की नीति है धम्म के लिए जो भी हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 10, ये है कि जो बहुत ज़्यादा फेम और ग्लोरी की इच्छा है वो हमें नहीं रखनी चाहिए और धम्म को उत्तरोत्तर लोकप्रिय बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 11, इसमें धम्म के बारे में बताया गया है। रॉक एडिक्ट 12, डायरेक्टेड एंड डिटरमाइंस रिक्वेस्ट फॉर टॉलरेंस अमंग रिलीजियस सेक्ट्स। फिर आते हैं पिलर एडिक्ट्स। अशोका के जो 7 पिलर एडिक्ट्स हैं वो हमें टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण और मेहरौली से हमें प्राप्त हुए हैं। और जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं वो हमें कहाँ मिले, वो हमें मिले सांची में, फिर सारनाथ में, फिर रुमनीदेही में और फिर निगलवा सागर में। अब जो पिलर एडिक्ट फर्स्ट है वो अशोका का जो प्रिंसिपल है, नीति है कि लोगों की रक्षा की जाए उसके बारे में है। जो पिलर एडिक्ट सेकंड है वो defines Dham as minimum of sins, many virtues, compassion, liberality, truthfulness and purity. नेक्स्ट क्या है पिलर एडिक्ट जो थर्ड है वो जो है जो पाप करते हैं उनके बारे में उसमें बताया गया है कि हमें क्रूरटी, एंगर, प्राइड ये सब नहीं रखने चाहिए। पिलर एडिक्ट जो फोर्थ है वो राजुक की जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है पिलर एडिक्ट फिफ्थ है, वो है कि लिस्ट उसने बताई है एनिमल्स की और बर्ड्स की कि किन पर्टिकुलर दिनों में इन जानवरों का या पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। एंड अनदर लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव नॉट टू बी किल्ड एट ऑल ओकेजन्स। यानी कि इसमें ऐसी भी लिस्ट दी है जिन जानवरों को किसी भी उत्सव के टाइम पे नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट है पिलर एडिक्ट 6 धम्म की पॉलिसी के बारे में है। पिलर एडिक्ट 7 वर्क्स डन बाय अशोका फॉर धम्म पॉलिसी के बारे में, अशोक ने जो जो काम किए हैं उसके बारे में है। अदर पिलर इंस्क्रिप्शंस में है रुमनीदेही पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो रुमनीदेही पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक की लुम्बिनी की यात्रा के बारे में बताया है और
बताया है कि लुम्बिनी गांव को टैक्स फ्री कर दिया था। दूसरा है निगली सागर पिलन इंस्क्रिप्शन। ये जो है ओरिजिनली कपिलवस्तु में था और इसके अंदर बताया है कि अशोक ने इट मेंशंस दैट अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ स्तूप ऑफ बुद्धा कोनकमाना टू इट्स डबल साइज, यानी कि उसकी जो साइज है वो उसकी